कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री विषय के पाठ नंबर 3 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तत्व। तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। तो सबसे पहले हम धातु की परिभाषा देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। और धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और अब देखते हैं अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं अधातु कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। अब हम देखते हैं उपधातु। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति रखते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन। अब देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। तो धातु ये 5 प्रकार के भौतिक गुण रखती हैं। नंबर फर्स्ट है धातु ठोस और चमकीले होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं अगाधवर्धीय होती हैं और धातुओं में धात्विक ध्वनि होती है। इसमें अब इसको विस्तार से देखेंगे। धात्विक चमक, धातुओं की सतह चमकदार होती है, ये इसका विशेष गुण है। नंबर 2 कठोरता, धातुएं सामान्य कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होती है और इन्हें आसानी से हम काट सकते हैं। नंबर 3 रूप, धातुएं कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी या पारा ये हमारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नंबर 4 है आघातवर्ध्यता, यानी कि धातुओं को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्यता का गुण, यानी कि धातुओं का पतला तार बनाया जा सकता है, ये गुण होता है। और नंबर 6 है ये जो है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, परंतु कुछ धातु ऐसी हैं जैसे कि Pb और Hg, ये कुचालक भी होती हैं धातु की। और घनत्व है 7th इसका, सामान्यतः धातुओं का घनत्व और गलनांक उच्च होता है, परंतु कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनका जो घनत्व और गलनांक वो कम होता है। ध्वनिक, यानी कि धातुओं को यदि पीटा जाए या किसी सतह से टकराया जाए तो इन पर आवाज़ उत्पन्न होती है। ऑक्साइड, एक गुण होता है अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अधातुओं के भौतिक गुण देखते हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, ये इसका जो है अपवाद है। नंबर अगला, ये अधिक कठोर नहीं होती जो अधातु होती है। कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जो प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, ये इसका भी अपवाद है। और अगला है अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन है जो तरल रूप में होती है। अधातुएं अगाधवर्धीय नहीं होती और ना ही इनमें तन्यता का गुण होता है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु जो ग्रेफाइट है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है, ये इनका एक गुण है। अधातुएं में कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि SO। अब धातुओं के रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करेंगे। पहला है वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे इसमें क्या करेंगे हम धातु प्लस ऑक्सीजन, तो धातु
ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे कि कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, CuO बना, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनता है। और ये कॉपर को हम यदि वायु में रख दें तो उसका रंग काला पड़ जाता है, वह यही अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया देखते हैं। एल्यूमिनियम को यदि हम वायु की उपस्थिति में रख दें तो क्या होगा, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। और ऐसी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो धात्विक ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, यानी कि यदि वायु के संपर्क में आ जाए तो इन्हें ये आग पकड़ लेते हैं। इसको रोकने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। MgAl ZnPb वायु के साथ सीधे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए ये है वातावरण में रखने पर अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे इनका रंग जो है बदल जाता है। Fe यानी कि लोहा या आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगते हैं। अगला है कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होते, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी कि वो क्रिया कर लेते हैं। परंतु चांदी Au ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब आते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, इस प्रकार हैं। Al2O3 प्लस 6HCl यानी कि अम्ल से क्रिया कराई तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस जल बन गया हमारा। दूसरा Al2O3 की क्रिया अब हम क्षार से कराते हैं तो NaAlO2 बनेगा और जल बन जाएगा हमारा। अगली देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातु और जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, और फिर धातु ऑक्साइड की दोबारा से जल से अभिक्रिया होगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये कुछ प्रकार से हमने दे रखे हैं कि धातु किसके साथ क्रिया करके हम क्या बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं धातु जो PbCuAlAg है, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा देखते हैं हम एल्यूमिनियम Fe या Zn, ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। और तीसरा है Na या कैल्शियम Ca, ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। अगला दे रखा है Mg, गर्म करने के साथ ये क्रियाशील होते हैं। और CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह के साथ चिपक जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे आपका 2Na प्लस H2O, इसकी अभिक्रिया करी जल से सोडियम की तो क्या बन जाएगा, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी और 37 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होगी। इसी प्रकार से ये कैल्शियम की अभिक्रिया कराने पर जल से क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ऐसी Mg की अभिक्रिया कराने पर MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। एल्यूमिनियम की जल से अभिक्रिया कराने पर Al2O3 और 3H2 निकलेगा। ऐसी हमारी लोहे की Fe की अभिक्रिया कराने पर Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हम धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। जो है धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका लोहे के साथ HCl की अभिक्रिया करके FeCl3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी Zn और ये
आपका एल्यूमिनियम है, इनकी साथ अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। परंतु कुछ धातुएं हैं जो हम तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये जो है आपकी Cu, Ag और Hg हैं। इसके बाद हम देखेंगे धातुएं अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या रिएक्शन देती हैं। तो इसमें जो है अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती हैं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर होता है। तो जो अधिक सक्रिय होती हैं वे कम सक्रिय वाले यौगिक को उसके जो है लवण से विस्थापित कर देती हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है? एक सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ये 3 धातुएं हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। इसके बाद आपकी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये आपकी कुछ कम क्रियाशील धातुएं हैं। और ये हाइड्रोजन की स्थिति बीच में है और इससे ऊपर की अधिक क्रियाशील हैं और हाइड्रोजन से नीचे की जो है वो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, जैसे कि आपका कॉपर, पारा, चांदी और सोना। अब आते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयुक्ता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि धातु के परमाणु अपने संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयुक्त कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनते हैं। इसको हम निम्नलिखित उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि हमारा NaCl का निर्माण होगा, जिसमें हम देखेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए तो 2, 8, 1 होगा, और जिसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनायन बनाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2, 8, 7 होता है, जिसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऋणायन बना लेता है। इस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन एक धनायन और एक ऋणायन परस्पर संयोग करके NaCl का निर्माण कर लेते हैं। अब आते हैं आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बना लेते हैं, जैसे आपका NaCl था। इनके कुछ गुणधर्म हैं आयनिक यौगिकों के। पहला क्या है? इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है? ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतः भंगुर होते हैं, यानी कि इनको चोट पहुंचाने पर ये आसानी से टूट जाते हैं। नंबर 2, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि अधिक ताप पर गलते हैं। घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल या अन्य विलायक में अविलय होते हैं। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं और ठोस रूप में ये कुचालक होते हैं। आगे चलते हैं धातुओं की प्राप्ति। अब आप धातु कैसे कैसे प्राप्त करते हैं उस आधार पर कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखेंगे। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। आगे चलते हैं अयस्क। वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गैंग या अशुद्धि भी बोलते हैं इसको। पृथ्वी से जो निकालेंगे खनिज, अयस्क में रेत, मिट्टी आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं,
उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उसके बाद है भर्जन, जो प्रक्रिया है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं, जिसको उदाहरण से हम समझेंगे। इसके उदाहरण है जैसे कि आपका Zn एस यानी कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति में गर्म करा तो क्या बना, ZnO प्लस 2SO2 यानी कि गैस हमारी निकल गई। इसी प्रकार से HGS हमने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करा तो HGO और बना और हमारी SO2 गैस आपकी उड़ जाती है, निकल जाती है। इसके बाद प्रक्रिया आती है आपकी निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होती है। तो जैसे कि ZnCO3 को हमने गर्म करा तो क्या बन जाता है, ZnO और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे मुक्त हो जाती है। इसके बाद आता है आपका अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त करने को क्या कहते हैं, धातु का अपचयन कहते हैं। जैसे कि जो हमारे जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था उसको हम कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और जिंक आपका निकल जाता है। आगे चलते हैं, धातु का परिवर्तन यानी कि धातु कैसे प्राप्त करते हैं। धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए यानी कि जो उसमें अशुद्धि शेष रह गई हैं उसमें सबसे अधिक जो विधि लाई जाती है उपयोग में उसको हम विद्युत अपघटनी परिकर्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक धातु की शुद्ध छड़ होती है और एक आपकी अशुद्ध छड़ होती है जिसमें आपको एक एनोड और एक कैथोड जोड़ दिया जाता है। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्धि होती है वो विलयन में बैठ जाती है और जो शुद्ध धातु होती है वो जो है शुद्ध धातु की प्लेट पर चढ़ती रहती है और जो नीचे अशुद्धि बैठ जाती है उसको हम पंख कहते हैं। आगे चलते हैं, ये क्रिया कैसे होती है। एनोड पर हम लगा देते हैं अशुद्ध तांबे की छड़ को और कैथोड पर हम शुद्ध तांबे की छड़ को, और इसमें हम विलयन का उपयोग करते हैं CuSO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जो है विक्षेपित हो जाता है। आगे चलते हैं, अबिलय अशुद्धियाँ एनोड की तली में बैठ जाती है जिसे एनोड पंख के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है संक्षारण। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं, यानी कि उनमें कुछ परत चढ़ जाती है जो उसको नष्ट कर देती है। जैसे कि सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर जो है सल्फाइड बना लेता है जिसके कारण उसका रंग काला हो जाता है। कॉपर, कॉपर जो है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का जो है कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहे को देखते हैं, लोहा नमी में जो उपस्थित वायु होती है उससे क्रिया कर लेता है और भूरे रंग के जो है इस पर परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। अब संक्षारण से हम कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे पर पेंट कर देते हैं, तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगाकर हम रख देते हैं और यशद लेपन करके इसमें क्या होता है, क्रोमियम लेपन द्वारा एडोनीकरण या मिश्र धातु बनाकर हम इसको बचा सकते हैं। यशद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए
उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसको हम यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। अब आ जाएगा मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को हम जो है मिश्र धातु कहते हैं। जैसे लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के साथ मिला जाने पर क्या होता है, लोहा जो है कठोर हो जाता है, जिसको हम स्टील के नाम से जानते हैं। इस्पात यानी कि स्टील कैसे बनता है, लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम की थोड़ी मात्रा मिला करके हम बना सकते हैं। ऐसे ही पीतल कॉपर प्लस जिंक को मिला करके पीतल बनता है। इसी प्रकार से कांसा कॉपर और टीन को मिला करके कांसा बनता है। शोल्डर टिन और लेड को मिला करके बनता है। इसी प्रकार से आपका अमलगम होता है, मरकरी, जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं जिसको हम अमलगम कहते हैं। तो ये हमारा संपूर्ण पाठ है जो अध्याय की दृष्टि से समाप्त होता है, और आशा करता है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।